आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th होम साइंस जिसका टॉपिक का नाम है भारत में परंपरागत व्यवसाय। देखिए ऑलरेडी हमने बता रखा है कि हम अभी सिंगल शॉट अर्थात सिंगल सिंगल पॉइंट्स जो आपके सिलेबस में इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाना है, तो हर एक पॉइंट्स को मैं सिंगल सिंगल करके वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी हमने कई सारे पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो आपने यदि उन वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देखें। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है भारत में परंपरागत व्यवसाय, जिसमें आपको कृषि के बारे में पढ़ना है, भारतीय पार्क प्रणाली तथा मसालों के बारे में पढ़ना है, मछली पकड़ने जैसे व्यवसाय के बारे में पढ़ना है, हस्तशिल्प के बारे में पढ़ना है, बुनाई के बारे में पढ़ना है, चित्रकला के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यू सिलेबस है 2024 के लिए, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है भारत में परंपरागत व्यवसाय। भारत में कौन कौन से व्यवसाय जो हैं वो परंपरागत तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कृषि, दूसरे नंबर पे आता है भारतीय पार्क प्रणाली तथा मसाले, तीसरे नंबर पे आता है मछली पकड़ना, चौथे नंबर पे आता है हस्तशिल्प, पांचवें नंबर पे है बुनाई और छठे नंबर पे है चित्रकला। सबसे पहले इस चैप्टर के और महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि भारत में परंपरागत व्यवसाय क्या है, विस्तार से बताएं। और ये 5 नंबर 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो वहां पे आपको इसको डिटेल्स में बताना पड़ेगा। तो अगर हम भारत के अंदर परंपरागत व्यवसाय की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसके माध्यम से भारत के लोग अपने जीविका को चलाते हैं या फिर अपने घर गृहस्थी को बढ़ाते हैं, तो कृषि के माध्यम से, क्योंकि आज भी भारत का जो 70% आबादी है वो कहाँ रहता है, वो गांव में ही रहता है। याद रखिएगा 70% आबादी जो है वो भारत का आज भी गांव में ही रहता है। दूसरा है भारतीय पार्क प्रणाली और मसालों के बारे में, ये भी हमारे यहाँ का एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में है। तीसरा है मछली पकड़ना। कई सारे मछुआरों को आपने देखा होगा कि मछली को पकड़ के और मार्केट में बेच के वो अपने दैनिक क्रियाओं को या फिर जीविकापार्जन करते हैं। इसके अलावा है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प कहने का मतलब है हाथों से बनाए गए मूर्तियों के माध्यम से। इसके अलावा बुनाई है। बुनाई का मतलब है कपड़ा वगैरह की बुनाई की क्रिया के माध्यम से भी हमारे भारत के अंदर परंपरागत व्यवसाय को चलाया जाता है। परंपरागत याद रखिएगा, जो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। इसके अलावा चित्रकला की बात होगी, पेंटिंग की बात होगी, किसी प्रकार के तस्वीर बनाने की बात होगी, तो ये सारे पॉइंट्स भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के इन सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके अंदर इन पॉइंट्स को लेके किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कृषि। तो आइए डिटेल्स में कृषि को जान लेते हैं कि कृषि क्या होता है। कृषि ही भारत की अधिकता जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में ज्यादातर जो लोग हैं आज भी कृषि ही करते हैं, खेती ही करते हैं। इसका कारण है भारत की जलवायु। हमारे यहाँ का जो मौसम है, वेदर है, ये एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, कृषि करते हैं। क्योंकि भारत का जो जलवायु है, भारत की अगर हम जलवायु की बात कर लें तो स्पेशली यह कृषि के लिए या फिर आप कह सकते हैं खेती के लिए अनुकूल है। मतलब भारत का मौसम इस प्रकार से कुदरत ने बनाया है या फिर कुदरत ने तैयार किया है, जहां पे खेती बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इसीलिए भारत की जो ज्यादा आबादी है, आज भी अधिकतम आबादी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती ही है। भारत की लगभग लगभग 70% जनसंख्या जो है वो आज भी गांव में रहती है। ये ऑलरेडी को पहले स्लाइड में ही बताया था कि भारत की जो आबादी है वो आज भी 70% कहाँ रहती है, गांव में ही रहता है। नकदी फसलें जो कहीं और जाकर बेचते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, दालें, गेहूं इत्यादि आता है। नकदी फसलें भी किसानों के द्वारा ही उगाया जाता है, खेती के माध्यम से उगाया जाता है। और ये उगाए गए फसल जो है वो दूसरे दूसरे जगहों पे जाके बेचा जाता है और उससे मुनाफा कमाया जाता है। जैसे कि फल है, सब्जियां हैं, दालें हैं, गेहूं हैं इत्यादि। इसके अलावा आर्थिक महत्व वाली फसलें भी हैं। मतलब आर्थिक महत्व कहने का मतलब है जिससे ज्यादा से ज्यादा इनकम और इनकम का सोर्स बनाया जाता है। जैसे चाय की बात कर लें, कॉफी की बात कर लें, रबड़ की बात कर लें, तो ये सारी वो फसलें हैं जो आर्थिक महत्व वाली फसल कहलाते हैं। लेकिन एक बात तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई किस चीज से है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है कृषि से। भारत जो है वो विश्व में काजू, नारियल, अदरक,
काली मिर्च, हल्दी आदि का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरे विश्व की अगर बात कर ले 195 कंट्रीज या 193 कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा अगर काजू कोई उगाता है तो वो हमारा देश भारत ही है। सबसे ज्यादा कोई नारियल उगाता है तो वो हमारा भारत देश ही है। सबसे ज्यादा कोई अगर अदरक उगाता है तो वो भी हमारा भारत देश ही है। सबसे ज्यादा काली मिर्च उगाने वाला हमारा भारत देश है। सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करने वाला हमारा भारत देश है। तो कृषि में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने आपको स्लाइड में ही बताया था कि भारत में परंपरागत व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था? कृषि के बारे में बताया था, और इसके डिटेलिंग में भी मैंने सबसे पहले आपको कृषि के बारे में बताया था। इसलिए कृषि को हमने पहले डिस्कशन किया है। पॉइंट हमारा कहता है भारतीय पार्क प्रणाली तथा मसाले। अब हम समझ लेते हैं भारतीय पार्क प्रणाली क्या है और मसाले क्या होते हैं। तो देखिए भारत में क्या होता है कि अपने स्वादिष्ट खानों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। आपको पता है ना कि भारत में जिस प्रकार के बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन की विविधता पाई जाती है या फिर जो अवेलेबल है यहाँ पे, वो यहाँ के मसालों को लेके ही तो है। भारत अपने व्यंजनों की विविधता जो है वो मसालों को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में भारत के मसाले और भारत के मसालों के माध्यम से बनाए गए व्यंजन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज भारत के व्यंजनों की हर देश में जबरदस्त मांग होती है। खासकर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के व्यंजन, व्यंजन कहने का मतलब है यहाँ के बनाए गए स्वादिष्ट भोजन पकवाने, इसका जो डिमांड है ना वो पूरी दुनिया में है। पूरे भारत के अलावा जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं उन सभी जगह भारत के इस मसाले का या फिर रायके का या फिर व्यंजन का जबरदस्त मांग रहा है। और ये आज से नहीं बहुत पहले से रहा है, जिसके कारण जीविका के अनेक अवसर होने लगे हैं। जीविका कहने का मतलब है इससे जुड़े हुए कई प्रकार के रोजगार मिलने लगे हैं, व्यापार मिलने लगे हैं, नौकरियां मिलने लगी है। भारत सदियों से ही अलग अलग प्रकार के मसालों का बहुत बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है। आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये बहुत पहले की बात कर रहे हैं कि भारत देश जो है हमारा वो आज से नहीं बहुत पहले से ही मसालों की खेती करता रहा है, इसका उत्पादन किया है और दूसरे दूसरे देशों को मसाले सप्लाई करता रहा है। तो ये हमारा भारतीय पाक प्रणाली तथा मसालों के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मछली पालन। इसे हम मत्स्य पालन के नाम से भी जानते हैं। मत्स्य पालन कहने का मतलब है हमारे भारत के लोग मछली पालन के माध्यम से भी अपने रोजगार को चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर लें, पूरे भारत की हम अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर लें तो मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आपको मछली पालन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बता देते हैं। ये पहला ऐसा बिजनेस है जो 1 रुपए को 200 रुपए बना के देता है। मतलब पहला ऐसा बिजनेस है जो 200% प्रॉफिट देता है, क्योंकि जब हम मछली के बच्चे को खरीद के लाते हैं तो वो 1 रुपए से भी कम का होता है, लेकिन जब उसे हम बेचते हैं तो वो 200 पर केजी, 300 पर केजी, 500 पर केजी। मतलब आप समझ सकते हो ना कि मछली का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो 300% प्रॉफिट देता है, 400% प्रॉफिट देता है, कभी कभी ये 700% प्रॉफिट देता है। तो आप समझ सकते हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण व्यवसाय होगा, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं होती है। ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था में मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझिए जरा बात को, मत्स्य पालन की अगर बात हो रही है तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसमें बिजनेस का, व्यापार का, नौकरी का बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्राप्त होता है। ग्रामीण विकास के लिए, गांव के लोगों के विकास के लिए या फिर उनके अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मत्स्य पालन जो है, जिसे हम मछली पालन भी कहते हैं, उसका महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। मछली पालन के द्वारा रोजगार सृजन किया जाता है, रोजगार को बढ़ाया जाता है, आय में वृद्धि की जाती है, पैसे कमाने के तरीकों को बढ़ाया जाता है। बहुत संभावनाएं हैं इसकी कि लोग के व्यापार बढ़ने लगते हैं, रोजगार बढ़ने लगते हैं, आय में वृद्धि होने लगती है।
ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों में आमतौर पर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर तबके के हैं जिनका जीवन स्तर इस व्यवसाय के बढ़ावा देने से उठ सकता है। मतलब आप समझ लीजिए, जो गांव में रहने वाले लोग जो हैं, जो बहुत पिछड़े होते हैं, जो लाचार होते हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, हरिजन हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जो कमजोर तबके के हैं, जो पद दलित हैं, इनको बढ़ाने के लिए, इनको अग्रसर करने के लिए मत्स्य पालन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे वो अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। मत्स्य उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। ये व्यापार के लिए भी, बिजनेस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उद्योग को शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, जो कमजोर तबके के हैं, जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, वो भी इस व्यापार को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूंजी जो है वो बहुत कम लगती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है हस्तशिल्प। तो देखिए, वर्तमान समय में देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों का बहुत ज्यादा डिमांड है। हस्तशिल्प कहने का मतलब है हाथों के द्वारा बनाए गए चीजों के, मतलब पूरे विश्व में डिमांड है। भारत में, भारत की चीजों का खासकर अगर हम भारत में बने हुए किसी हस्तशिल्प उत्पाद की अगर बात कर ले, तो इसका डिमांड विश्व के दूसरे देशों में बहुत ज्यादा है, बहुत पसंद किया जाता है इन चीजों को। इसी कारण विभिन्न प्रकार की शिल्प कला, जैसे कि आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, रंगाई करना, हाथी दांत, कांच की चूड़ियां, मूर्ति कला, लोहे और मिट्टी की वस्तुएं, दरी, कारपेट इत्यादि बना, ये सब क्या है? ये सभी चीजें जो हैं वो हस्तशिल्प के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों को हाथों से ही तो बनाया जाता है। और भारत के इन चीजों का, किन चीजों का? आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का, या फिर लोहे के बर्तन का, या फिर बुनाई का, रंगाई का, हाथी दांत का, कांच की चूड़ी का, मूर्ति कला का, लोहे का, मतलब लोहे और मिट्टी से भी तो बर्तन बनाए जाते हैं। इसके अलावा दरी का, कारपेट इत्यादि, इन सभी चीजों का डिमांड जो है वो पूरे विश्व में है। खासकर भारत के हस्तशिल्प कलाओं का डिमांड पूरे विश्व में जाना जाता है, और उनका डिमांड होता है कि भारत से इन चीजों को मंगवाया जाए। जनता की जो जीविका है, इसका प्रमुख साधन बन गया है ये। जनता के जीविका कहने का मतलब है आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो हाथों से बने इन चीजों का व्यापार करते हैं, बेचते हैं, और उससे उनको अच्छा मुनाफा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बुनाई। अब हम बुनाई के बारे में भी समझ लेते हैं। भारत अपनी बुनाई कला के कारण ही विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रमुख उत्पादक देश रहा है। बुनाई की अगर हम बात कर लें, तो बुनाई एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण भारत को पूरे विश्व में जाना जाता है। क्योंकि भारत के यहाँ जो हमारे देश भारत में जो कपड़े बनते थे ना, उसका डिमांड पूरे विश्व में हुआ करता था। वैश्विक लेवल पे भारत के खादी के कपड़े, सूती के कपड़े, सिल्क के कपड़े इत्यादियों का डिमांड हुआ करता था। ग्रामीण स्तर पर पहले क्या होता था कि लोग कपड़ों की बुनाई करते थे, और यह प्रमुख कुटीर उद्योग था। मतलब कि घर घर में चरखा, करघा वगैरह चलता था, और इन छोटे छोटे उद्योगों को ही हम कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर राज्य के अपने विशिष्ट वस्त्र होते हैं। पूरी दुनिया में मैं जब भी वीडियोस बनाता हूं तो आपको लगभग लगभग बता ही देता हूं कि 195 कंट्री है। आपको अब ये सारी चीजें याद हो गई होगी। 195 देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे हर राज्य का अपना एक अलग खान पान है, अलग एक कपड़ा है। क्योंकि आप देख लीजिए, मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो हमारे यहाँ धोती, कुर्ता, गमछा ये सब चलता है। कुछ लोग राजस्थान के होंगे, तो राजस्थान का कपड़ा भी आपको थोड़ा अलग दिखता होगा, हरियाणा का अलग दिखता है, दिल्ली का अलग दिखता है। हालांकि दिल्ली में तो बिल्कुल मिश्रित है, यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कौन आदमी कपड़ा पहना है, कौन आदमी कपड़ा नहीं पहना है। यहाँ का तो बिल्कुल कल्चर ही अब दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। तो भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर राज्य के अपने विशिष्ट वस्त्र होते हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है, उस क्षेत्र के जीवन शैली का वो प्रतीक होता है, उनके संस्कृति का वो प्रतीक होता है, उनके पहचान का वो प्रतीक होता है। इसी कारण हाथ से बने भारतीय वस्त्रों की विदेश में बहुत ज्यादा डिमांड था, है और रहेगा। क्योंकि हाथों से जो
काम होता है ना इन कपड़ों पे, वो काफी सुंदर बनाया जाता है। भले ही मशीनों से भी और ज्यादा प्रिंटेड कपड़े आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक जौहरी जो होता है वही असली सोने या हीरे को पहचान सकता है। तो एक कपड़े को की जो सुंदरता है वो हाथ से जो कढ़ाई के बाद आती है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। तो ये बुनाई के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वास्तुकला। अब वास्तुकला के बारे में जान लेते हैं। भारत में चित्रकला का प्रचलन हजार वर्षों से चलता आ रहा है। मतलब आज से नहीं है चित्रकला की बातें। हमारे भारत देश के अंदर चित्रकला जो है वो हजार वर्ष पहले से होते चला आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में वास्तुकला के भिन्न क्षेत्रीय शैली देखने को मिलती है। देखिए, अगर हम वास्तुकला की बात कर लें, चित्रकला की बात कर लें, तो ये हजार साल पहले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देख लीजिए, हमारे अंग्रेजों के समय में भी था ये सारी चीजें। अंग्रेज से पहले जो इस्लाम धर्म के शासक हुआ उनके समय में भी था, उससे पहले जो हिंदू धर्म के शासक हुआ करते थे उनके समय भी था। तो ये वास्तुकला और चित्रकला हजारों सालों से चलता आ रहा है, जो अलग अलग धर्मों को दर्शाता है, अलग अलग संस्कृतियों को दर्शाता है, अलग अलग कल्चर को दर्शाता है। जैसे कि इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इन सभी के लिए प्रॉपर तरीके से अलग अलग तरह की चित्रकला आपको देखने को प्राप्त हो जाएगा। आपने देखा क्लास 12 होम साइंस, और ये फर्स्ट चैप्टर था, और फर्स्ट चैप्टर के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो इस बार के सिलेबस में आपको पढ़ना है, जो है भारत में परंपरागत व्यवसाय के बारे में, जिसमें मैंने आपको अभी कृषि के बारे में बताया, भारतीय पार्क प्रणाली तथा मसालों के बारे में बताया, मछली पकड़ने अर्थात मत्स्य पालन के बारे में बताया, हस्तशिल्प के बारे में बताया, बुनाई के बारे में बताया, चित्रकला के बारे में बताया। ये सारे पॉइंट्स जो है वो न्यू सिलेबस 2024 के लिए VVI पॉइंट्स रहेगा, और सिंगल सिंगल शॉट इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको समझ में बड़े ही आसानी से आ जाए। क्योंकि हो सकता है लंबे वीडियो देखने के दौरान आप बोर हो जाते होंगे, आपके समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आती होगी, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देखने में आपके समझ में ये बातें ज्यादा अच्छे तरह से आएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।